पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेद सुनीता जी के साथ हॉस्पिटल आता है। वो अनिका से लिपट जाता है और अनिका से लिपटे हुए बोलता है, आप बहुत अच्छी है, आपने मुझे चोट लगने से बचाया और आपको चोट लग गई। अनीता के हाथ नहीं रह पाए, वो कसकर वेद को गले से लगा लेती है। विक्रम की आंखें भर जाती है, वो कमरे से बाहर चला जाता है। अनिका वेद को अच्छे से देखती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई, तुम ठीक तो हो? बड़ी मुश्किल से वो बोलती है। सुनीता जी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। माँ, प्लीज़ ऐसा बोलकर आप मुझे पराया कर रही हैं। तभी नर्स अंदर आती है। चलिए अब पेशेंट को आराम करने दीजिए। सुनीता जी अनीता का माथा चूमते हुए, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, मैं और वेद मंदिर जा रहे हैं, हम थोड़ी देर में आते हैं। अनीता हाँ में सिर हिलाती है। बाहर खड़ा विक्रम अपने ही ख्यालों में गुम था। सुनीता जी विक्रम के पास जाकर, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़े टाइम में वापस आ जाऊँगी, तब तक के लिए तुम यहीं रहो, इसके बाद तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम हैरानी से सुनीता जी की तरफ देखता है। सुनीता जी चले जाते हैं। विक्रम अंदर आता है। कमरे में नर्स अनिका के पास होती है। चलिए मैम, दवाई खा लीजिए। अनिका चुपचाप दवाई खा लेती है। तभी विक्रम अंदर आता है। नर्स विक्रम को देखकर परेशान सी, आप घर नहीं गए? आप रात भर सोए नहीं हैं, ऐसे तो आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। विक्रम ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो पास रखे सोफे पर बैठ जाता है। नर्स मुस्कुराकर अनिका को देखते हुए बोलती है, मैम ये तो आपको साथ लेकर ही वापस जाएंगे, चलिए आप लेट जाइए, पर ध्यान रहे अपने पैरों को नहीं हिलाना है। नर्स अनिका को सहारा देकर लेटा देती है और पैर के नीचे तकिया रखने वाली होती है कि तभी दूसरी नर्स वहां आकर, अरे जल्दी चल, एक इमरजेंसी का केस आया है। दोनों चले जाते हैं। सर आप ये तकिया। विक्रम बीच में ही, कोई बात नहीं आप जाओ, ये मैं रख दूंगा। अनिका को बेचैनी होने लगती है, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। विक्रम अनिका के पास जाकर, हाथ तो उसके भी कांप रहे थे, वो बहुत ही आराम से अनिका के पैर को पकड़ता है। उसके छूने से ही अनिका के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम पैर को हल्का सा ऊपर उठाकर तकिया रख देता है और वापस सोफे पर बैठ जाता है, पर अनिका आंखें नहीं खोलती। विक्रम ने सोचा था कि अनिका से बात करेगा, उससे माफ़ी मांग लेगा, पर अनिका उसे मौका नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ रंजीत के आदमी हर जगह अनिका की तलाश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। रंजीत अपने कमरे में बैठा सामने लगी अनिका की तस्वीर को देखे जा रहा था। गुस्से से आंखें लाल हुई पड़ी थी। पास रखा चाकू उठाकर वो अनिका की तस्वीर पर कई बार वार करता है। कहाँ हो तुम अनिका? चाकू से तस्वीर पर वार करते हुए, मेरे गुस्से को नहीं जानती क्या तुम? तुम्हें एक एक पल का हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। लौट आओ, अभी भी वक्त है, लौट आओ, वरना मैं तुम तक पहुंच गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। गुस्से से भरी लाल आंखें, बिखरे बाल, हाथ में चाकू। इस वक्त वो एक वहशी दरिंदा लग रहा था। दूसरी तरफ सुनीता जी और वेद वापस हॉस्पिटल आते हैं। सुनीता जी अंदर जाकर देखते हैं कि अनीता सो रही है। विक्रम सोफे पर बैठा सो रहा था। सुनीता जी दोनों को देखकर मन ही मन, हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। वेद को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल जाए। फिर विक्रम की तरफ देखकर, और मेरा बच्चा जो जिंदगी जीना भूल गया है, वो फिर से जीने लगे।
तभी डॉक्टर अंदर आता है और सुनीता जी से बात करने लगता है। वेद अनिका के पास जाकर बैठ जाता है। डॉक्टर की आवाज़ से अनिका उठ जाती है। डॉक्टर अनिका को देखकर, अब कैसा फील कर रहे हो आप? पहले से बेहतर, बट मुझे घर जाना है। डॉक्टर ने कहा अभी आप नहीं जा सकते, ये सेफ नहीं होगा। नन्हा सा वेद बोला, क्यों नहीं होगा? मैं अच्छे से इनका ख्याल रखूँगा। दादी जी आप बोलिए ना। डॉक्टर ने कहा अभी 2 दिन तक यहीं रहना होगा। ये सुनकर अनिका और वेद का मुंह लटक जाता है। डॉक्टर अनिका का चेकअप करके चला जाता है। सुनीता जी विक्रम से बोली, अब तुम घर जाओ। विक्रम, तुम कल रात से यहीं पर हो, थोड़ा आराम करो जाकर। विक्रम बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और वेद को भी अपने साथ ले जाता है। सुनीता जी अनिका के पास बैठ जाती है। माँ, आप डॉक्टर से बोलिए ना, मुझे घर जाना है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 दिन की तो बात है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। धीरे धीरे शाम हुई, शाम से रात हुई। अनिका कहती है, माँ प्लीज़ आप घर जाइए, आप आराम कीजिए, यहाँ पर सब तो है, डॉक्टर है, नर्स है, आप प्लीज़ आराम करिए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हें अकेला छोड़कर। वो अकेली नहीं है माँ, विक्रम अंदर आते हुए बोलता है, मैं हूँ यहाँ पर। सुनीता जी विक्रम को देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन खुश भी। तुम यहाँ, आप घर जाइए और आराम कीजिए। सुनीता जी थोड़े नाटक करने के बाद चले जाते हैं। विक्रम के पास होने से अनिका को थोड़ी घबराहट होने लगती है। विक्रम अनिका के पास जाकर, अब कैसी तबीयत है आपकी? अनिका आंखें नीची करते हुए, पहले से बेहतर, ये तो अच्छी बात है। ये बोलकर वो लैपटॉप निकालकर सामने सोफे पर बैठ जाता है। दोनों में ज़्यादा बात तो नहीं हो पाती। सुनीता जी के साथ अनिका को समय का पता नहीं चलता, पर अब उसे एक एक पल काटना भारी लग रहा था। हालात ऐसे थे कि उसको नींद भी नहीं आ रही थी। विक्रम अपना काम करने में बिजी हो जाता है। अनिका को प्यास लगती है, पर वो विक्रम से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो विक्रम से कहती है, सुनिए। एक पल को तो विक्रम उसकी आवाज़ में खो जाता है। उसे याद आता है कि जब भी वो अपनी पत्नी से नाराज़ होता था तो वो ऐसे ही उसको बुलाती थी। विक्रम की नज़रें अनिका के चेहरे पर थी, पर ख्याल कहीं और था। जब विक्रम कुछ नहीं बोलता तो अनिका फिर से बोलती है, सुनिए। विक्रम होश में आता है। बोलो, क्या हुआ? आप प्लीज़ नर्स को बुला देंगे, मुझे पानी पीना था। विक्रम लैपटॉप को साइड में रखकर उठता है। पानी के गिलास को अनिका के होठों के पास ले जाता है। अनिका उसे एक टक देखती है, ऐसे क्या देख रही हो? पानी नहीं पीना? अनिका पानी पी लेती है। पानी पीते हुए अनिका को खांसी आ जाती है। विक्रम के हाथ अपने आप ही अनिका की कमर पर चले जाते हैं। आराम से पियो। विक्रम के छूने से अनिका शून्य हो जाती है। विक्रम को एहसास होता है कि वो अनिका के बेहद करीब है। वो फटाफट से पीछे होता है। तभी नर्स खाना लेकर आती है। चलिए मैम, खाना खा लीजिए। नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। मैम, आपने दोपहर को भी ऐसा ही कहा था, पर आपने खाया नहीं। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये सुनकर विक्रम अनिका को देखता है। अनिका अपनी नज़रें झुका लेती है। नर्स ने विक्रम से कहा, सर आप ही खिला दीजिए अपनी वाइफ को। ये बोलकर वो खाना रखकर चली जाती है। विक्रम खाना लेकर अनिका के सामने बैठ जाता है। दोपहर में खाना क्यों नहीं खाया आपने? वो सीधा अनिका से सवाल करता है। वो मन नहीं था, उसने हकलाते हुए कहा। विक्रम उसके मुंह के सामने चम्मच करते हुए कहा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होगी? विक्रम इतने आराम से और सहज तरीके से बात कर रहा था कि अनिका उसकी बातों में ही खो गई।
बोलिए, ठीक नहीं होना है क्या आपको? किसी बच्चे की तरह अनिका सिर हिलाकर हाँ बोलती है। तो फिर अब आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे। चलिए खाइए। अनिका ने भी पूछा, आपने खाया? विक्रम हैरानी से उसकी तरफ देखता है। दिल भर आता है उसका। ना चाहते हुए भी एक आंसू आंख से गिर जाता है। अनिका घबरा जाती है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? क्या हुआ आपको? विक्रम ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कितना गलत बर्ताव किया तुम्हारे साथ। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। चैन से सो नहीं पा रहा हूँ। कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। अनिका की आंखों में नमी तैर जाती है। वो विक्रम के चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी। मैंने जानबूझकर तुम पर गुस्सा नहीं किया। बस मैं डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी अनिका की जगह कोई और ले ले। मैं नहीं चाहता था कि वेद अपनी माँ को भूल जाए। अनिका की जाने के बाद तो मैंने वेद को संभाल लिया, पर शायद तुम्हारे जाने के बाद मैं उसे नहीं संभाल पाता। तुम समझ रही हो ना? बस इन सब में मेरा सारा डर गुस्सा बनकर तुम पर निकल गया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। विक्रम की आंखों में पछतावा साफ नज़र आ रहा था। और फिर उसने जो कुछ भी कहा सब सच ही तो था। मैं समझ सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ आपसे। प्लीज़ माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। कहीं ना कहीं मैं आपकी फीलिंग को समझ गई थी, इसलिए मैं जा रही थी। पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं दोबारा आपके घर नहीं जाऊंगी, वो भरे हुए गले से कहती है। विक्रम उसकी तरफ देखता है। मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया? अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है। ऐसे मत देखिए। आप नाराज़ है तभी तो घर नहीं आना चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पर घर पर वेद वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। विक्रम हल्का सा मुस्कुराकर, डोंट वरी, मैं आपके और वेद के बीच में नहीं आऊँगा। देखा है मैंने, वेद से ज़्यादा तो आप बेचैन रहती है उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए। ये सुन अनिका का दर्द ताज़ा हो जाता है। उसके आंसू गाल पर आ जाते हैं। वो भारी मन से बोलती है, हाँ, क्योंकि मेरा और वेद का दर्द एक जैसा है। विक्रम को उसके आंसू बेचैन कर रहे थे। वो फिर भी हिम्मत करके अनिका की बात सुन रहा था। मेरी भी माँ मुझे जन्म देते वक्त उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। मेरी माँ क्या मरी, सारे रिश्ते मर गए। पापा ने मुझे मनहूस मान लिया। कभी मेरा चेहरा तक नहीं देखा, कभी मुझे गोद में नहीं उठाया, कभी मुझे सीने से नहीं लगाया। गलती से कभी अगर उनकी नज़र मुझ पर पड़ जाती तो बेहद नफरत से वो अपना चेहरा फेर लेते थे। मुझे मेरी ही माँ का कातिल बना दिया। वेद के पास तो फिर भी उसकी दादी है, इतना प्यार करने वाले पापा है, पर मेरे पास तो कोई नहीं था। बोलते वक्त कितनी बार उसकी आंखें गीली हुई, जिन्हें बड़ी सफाई से उसने साफ कर लिया। कोई नहीं था जो मुझसे बात करे, जो मेरी सुने, जिससे मैं कह सकूं कि आज मुझे ये खाना है, ये नहीं, जिससे मैं जिद कर सकूं। सिर्फ थी तो मेरी माँ की तस्वीर, जिससे मैं घंटों बातें करती थी। विक्रम की आंखों में भी नमी तैर आती है। उससे और सुना नहीं जाता। जब वेद को देखा तो मेरे सभी जख्म फिर से ताज़े हो गए। एक डोर की तरह मैं उसकी तरफ खींचती चली गई। शायद हमारा रिश्ता एक है, दर्द का रिश्ता। विक्रम जो बहुत देर से खुद को रोके बैठा था, वो बोल पड़ा, प्लीज़ अब मैं और नहीं सुन सकता। आंखें डबडबा जाती है दोनों की। विक्रम उठकर बाहर चला जाता है। अनिका उसे जाते देखती है। विक्रम बाहर जाकर अपने हाथों को बालों में फंसाकर एक तरफ बैठ जाता है। अनिका की बात उसके कानों में शोर कर रही थी।
उसकी आंखों से गिरते आंसू विक्रम के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। वो खुद से ही बोल पड़ता है, इतना दर्द, इतनी तकलीफ कैसे सह सकता है कोई। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, क्यों आपको किसी पर तरस नहीं आता? कैसे इतना दर्द लिख देते हो तुम किसी की जिंदगी में? इतने बेरहम कैसे हो जाते हो तुम? ये तो अनिका की जिंदगी का एक ही सच आया था उसके सामने। अभी तो सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। तब क्या करेगा विक्रम? 2 दिन के बाद अनिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। विक्रम अनिका को लेकर घर आ जाता है। साथ में हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ भी आए थे, जो अनिका को अच्छी तरह से बेड पर लेटा कर उसके पैर को सही से रखकर सबको समझाकर कि कैसे करना है, क्या करना है। स्टाफ मेंबर वहां से चले जाते हैं। वेद अनिका के पास जाकर बोला, आप आ गए, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। अनिका भी मुस्कुराकर बोली, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। विक्रम दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब उसे कोई डर नहीं था। अनिका को लेकर भरोसा हो गया था उसे अनिका पर। बाहर खड़ी सुनीता जी तीनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। मन ही मन भगवान से मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। विक्रम सुनीता जी के पास आकर, माँ, आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? सुनीता जी हैरान से विक्रम को देखते हुए, क्या कहा डॉक्टर ने? विक्रम, कोई सीरियस बात तो नहीं? हाँ माँ, सीरियस बात तो है। अगर इन 10 दिनों में अनिका जी के पैर ठीक नहीं हुआ तो फिर अनिका जी फिर कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। ये 10 दिन अनिका जी को अपने पैरों की एक्सरसाइज और मसाज करना होगा। हमें उन पर ध्यान देना होगा। सुनीता जी नम आंखों से हाँ में सिर हिलाती है। कुछ समय के बाद सुनीता जी अनिका के पास जाती है और पूछते हैं, भूख लगी है बेटा? नहीं माँ, वो बस इतना ही बोल पाती है कि विक्रम की आवाज़ आती है, भूख लगी हो या ना लगी हो, आपको खाना ही है। सुनीता जी हैरानी से विक्रम की तरफ देखती है। विक्रम उसकी तरफ आते हुए बोला, ये इनका डाइट चार्ट है माँ, लीजिए, इसमें जो जो लिखा है वही सब देना है इनको। अनिका जी की तरफ देखकर बोला, अगर ये मना करे तो मुझे बताना। उसकी बात सुनकर अनिका अपनी पलकें झुका लेती है। उन दोनों को ऐसे देखकर सुनीता जी दंग रह जाती है। मन ही मन, ये चमत्कार कब हुआ? लगता है कल रात को कुछ हुआ है। खैर, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तभी बेबी अनिका के लिए खाना लेकर आती है। विक्रम उसके हाथ से प्लेट ले लेता है। चलो खाओ, इसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है। लीजिए माँ, आप खिला दीजिए। अनिका के तो शर्म से नज़र नहीं उठ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम सबके सामने ऐसा कुछ भी बोल सकता है। सुनीता जी उसको खिलाने लगती है। अनिका भी चुपचाप खा लेती है। खाना खाने के बाद विक्रम अनिका के पैरों की एक्सरसाइज करवाता है। सुनीता जी दोनों को देखकर बोली, दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। पास खड़ी बेबी, हाँ मैडम, वो तो है। भगवान करे जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो। सुनीता जी ने कहा, हम दोनों को इन्हें करीब लाना ही होगा। यहाँ अनिका की हालत उसके चेहरे से पता चल रहा था। अभी तो विक्रम उसे हाथ भी नहीं लगाया था कि हिम्मत करके वो बोलती है, आप रहने दीजिए, माँ एक्सरसाइज करवा देंगे। विक्रम उसकी तरफ बिना देखे ही बोला, बिल्कुल नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो उसके पैरों पर अपनी उंगलियां फिराता है। नजर अनिका के चेहरे पर चली जाती है, जिसे बहुत घबराहट हो रही थी। मारी शर्म की उसकी पलकें ऊपर नहीं उठ रही थी। विक्रम उसकी हालत समझते हुए बात को बदलने की कोशिश करता है। वैसे क्या क्या पसंद है आपको? ये सवाल सुनकर अनिका नज़र उठाकर उसे देखती है। उसका अतीत उस पर हावी होने लगता है। रंजीत की बातें उसे याद आने लगती है।
अपनी पसंद नापसंद सब कुछ भूल जाओ अनिका। तुम्हारी पसंद कोई मायने नहीं रखती। अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। कपड़े भी मेरे हिसाब से पहनने होंगे, खाना भी मेरे हिसाब से खाना होगा। यहाँ तक कि सांस भी लेना है तो मुझसे पूछ कर लेनी होगी, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा मैं। अनिका की आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे वो बाहर नहीं आने देती। विक्रम ने कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत टाइम के बाद किसी ने मेरी पसंद पूछी है तो याद ही नहीं आ रहा कि मेरी क्या पसंद है। उसकी बात पर विक्रम निशब्द हो जाता है। एक टक वो अनिका को देखता है। उसके हाथ अनिका के पैर पर ही होते हैं। वो बात को बदलते हुए बोलता है, अब थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। अनिका मन ही मन बोली, बर्दाश्त ही तो करती आ रही हूँ, और दर्द से तो गहरा रिश्ता हो गया है मेरा। अब तो भूल से भी दर्द नहीं होता। विक्रम थोड़ा जोर से पैर दबाता है। अपने ख्यालों में खोई अनिका उफ तक नहीं करती। विक्रम उसको देखकर बोला, दर्द को बर्दाश्त करने के लिए कहा था मैंने, उसे अपने अंदर दबाने को नहीं। उसकी बात पर अनिका ने कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी बाहर नहीं ला सकते। विक्रम ने मन ही मन सोचा, इतनी गहरी बातें ये इतनी आसानी से कैसे बोल देती है। फिर वो बेबी को आवाज़ लगाता है, बेबी तेल गर्म करके लाना। जी भैया, अभी लाई। बेबी तेल गर्म करके लाती है। बेबी, तुम्हें मसाज करना तो आता ही होगा। हाँ भैया, आता है ना। अगले ही पल वो मन ही मन, हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया, क्या कह गई मैं? क्या कहा था मालकिन ने, दोनों को साथ ही रहने देना है, और मैं। फिर वो नौटंकी करते हुए बोली, आता है ना, मसाज तो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। अरे हमारे दादाजी तो पहलवान थे, उन्होंने ही हमें सिखाया है। अब देखो हमारे हाथों का जादू कैसे 2 मिनट में मैडम को ठीक करते हैं। विक्रम और अनिका एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, नहीं। विक्रम ने कहा, बेबी तुम पहलवानों वाली मालिश करोगी? पहलवानों वाली चोट नहीं है ये, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करती जाओ। बेबी ने कहा, अरे भैया, चोट तो चोट होती है, हटो तुम और मुझे मालिश करने दो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं खुद कर लूँगा। जब खुद ही करना था तो हमें क्यों बुलाए? बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और मन ही मन कहती है, अब देखती हूँ कैसे नहीं आते एक दूसरे के करीब। बेबी की बातें सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के सामने खुलकर हंसे थे। अब विक्रम खुद ही मसाज करने लगता है। मसाज करते हुए विक्रम भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, पर जल्द ही वो खुद पर काबू पाते हुए तेल में डूबी हुई अपनी उंगलियां अनिका के पैर में घुमाने लगता है। अनिका को घबराहट हो रही थी। वो विक्रम की नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक खामोशी छा जाती है दोनों के बीच, क्योंकि दोनों ही कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। अनिका को बहुत अजीब लग रहा था। विक्रम के छूने से वो बर्फ सी जम गई थी। कुछ समय के बाद विक्रम ने कहा, अब कैसा लग रहा है आपको? उसकी आवाज़ से अनिका होश में आती है। बड़ी मुश्किल से वो बोल पाती है, पहले से काफ़ी बेहतर। वाकई उसको पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलिए अब आप आराम कीजिए, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अनिका सिर पूछे जाते हुए देख रही थी। कुछ समय के बाद सुनीता जी आती हैं। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है माँ। रात का वक्त है। विक्रम वेद को सुला रहा था, पर विक्रम की आंखों में नींद नहीं थी। उसे कल रात की याद आ रही थी कि कैसे अनिका ने अपना गम उसके साथ बांटा था। यही हाल अनिका का भी था। हालांकि सुनीता जी अनिका के कमरे में ही सोई थी।
पर अनिका के आंखों में नींद नहीं थी। रह रह कर उसे कल रात की याद आ रही थी कि कैसे विक्रम उसे बहुत अच्छी तरीके से पेश आ रहा था। उसने विक्रम से अपने दर्द बांटे थे। विक्रम को बहुत बेचैनी होने लगती है जब उससे रहा नहीं जाता, तो उसके कदम अपने आप ही अनिका के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब क्या होगा आगे? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए आरज़ू तुम्हें पाने की कहानी पर।